हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स पर। कल की क्लास किसी कारण से पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे आपका समूह कारक सिद्धांत पे। जैसे ही हम बात कर रहे थे कुछ एरर आ गया, तो कोई बात नहीं है, अभी एक क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो समूह कारक सिद्धांत इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे तरल ठोस सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया। बहुबुद्धि का सिद्धांत देखेंगे, पदानुक्रम का सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, इसके अलावा त्रिपातीय सिद्धांत और बुद्धि के परीक्षण। इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पे आज के सेशन में। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके काम की चीज़ें करवाई जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थियरी जो है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं वो थर्स्टन है। 1938 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, इस सिद्धांत के बारे में बताया। थर्स्टन की एक पुस्तक थी जिसका नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इन्होंने इस पुस्तक में बताया कि बुद्धि क्या है, कई तत्वों का एक समूह है, मतलब कई तत्वों से मिलकर बनी है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति की बहुत सारी योग्यताएं होती हैं। उसमें से इन्होंने 7 प्रमुख योग्यताओं के बारे में बताया, जो आगे हम चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे उसको। तो इन्होंने बताया कि बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है जो समूह में कार्य करती है। सही भी है, बुद्धि के पास क्या है, कई योग्यताएं हैं या कई योग्यताओं से मिलकर बनी है जो एक समूह में कार्य करती है। कहने का अर्थ है कोई भी योग्यता अकेले किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, इसलिए क्या कहा गया है, समूह कारक का सिद्धांत। फिर से आप समझेंगे, इन्होंने थर्स्टन ने बताया कि कोई भी अगर समस्या आती है आपके सामने, तो अकेले एक योग्यता केवल उसको सॉल्व नहीं कर सकती है, उसके लिए हमें अन्य योग्यताओं की भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो अन्य योग्यताएं हैं वो भी उसमें सहायता करती हैं, फिर वो समस्या आपकी एकदम से दूर हो जाती है ना। किसी भी समस्या के आप देखते हैं विभिन्न पहलुओं पे आप चर्चा करते हैं, समझते हैं उसको। तो आगे देखते हैं, पहला है वाक शाब्दिक योग्यता, जिससे वर्बल एबिलिटी कहा गया है, और इसका जो कीवर्ड है वो भी है, ठीक है। अगला है आंकिक, यानी कि जिससे सांख्यिक योग्यता भी कहीं पे कहीं अलग बुक में लिखा रहता है, किसी में सांख्यिक योग्यता के नाम से लिखा रहेगा तो किसी में आंकिक योग्यता, वहीं किसी में वाक योग्यता लिखा रहता है तो किसी में शाब्दिक योग्यता। लेकिन इसकी इंग्लिश हमेशा आप देखेंगे, इसमें वर्बल एबिलिटीज़ लिखा रहेगा, इसमें न्यूमेरिकल, इसमें स्पेशियल बोला जाता है, हालांकि कोई कोई स्पेटियल भी कहता है। और यहाँ पे अगला है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटीज़, फिर है मेमोरी एबिलिटी, अगला है परसेप्चुअल एबिलिटीज़, अगला है रीजनिंग एबिलिटी। तो ये सारी योग्यताएं हो गई। तो सारे जो योग्यताएं उनका इंग्लिश वर्ड आप पकड़ लेना, ठीक है। पहला है VNS और WMPR, ये हो गया आपका जो योग्यताओं के बारे में हम बता रहे हैं। तो तीसरा हम बता रहे थे आपको स्थानिक योग्यता, स्पेशियल एबिलिटी या स्पेटियल एबिलिटी। अगला है शब्द प्रवाह योग्यता, जिसे वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटीज़ कहते हैं। अगला है स्मृति योग्यता, जिसे मेमोरी एबिलिटी कहते हैं। अगला है प्रत्यक्ष ज्ञान योग्यता, जिसे परसेप्चुअल एबिलिटी कहते हैं। अगला है तर्क योग्यता, यानी कि रीजनिंग, ठीक है। एक एक को समझिए। शाब्दिक योग्यता का अर्थ अब समझ लीजिए, शब्दों से होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, अपनी भाषा में क्या करता है, शब्दों का प्रयोग करता है। मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई व्यक्ति आपको ऐसे नहीं बोल देता है कि अरे यार आप तो शब्दों से खेल रहे हो, अर्थात आपके पास शब्दों का ज्ञान है, तो अब क्या कर रहे हो, शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, अलग अलग तरीके से कर रहे हो, तो लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं। अगला है आंकिक योग्यता, इसमें आप समझ लीजिए जो गणितीय गणनाएं वगैरह हो गई या ऐसी क्रियाएं जिसमें अंकन संबंधित हो, उनका संचालन करना हो, या गणित संबंधी क्रियाएं हो, वैसी समस्याएं हो, या सांख्यिकी का विश्लेषण करना हो, तो ये योग्यताएं जो होती हैं इसमें आती हैं आंकिक योग्यता में। अगला है शब्द प्रवाह योग्यता, यानी कि
किसी भी शाब्दिक संचालन को कोई व्यक्ति कितनी तीव्रता से कर सकता है कि मानसिक क्रियाएं उसके अंतर्गत आती हैं। अगला है स्थानिक योग्यता, जिसे स्थान में वस्तुओं का परिचालन करना हो। स्थानिक का अर्थ है एक पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट, वही तो स्थान हुआ। अब जैसे आप किसी निश्चित बस स्टॉप से आप अपनी गाड़ी जो है, बस जो है पकड़ रहे हो और अगले स्टॉप पर जा रहे हो, तो उसका एक फिक्स है। उसी प्रकार से आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल फिक्स होती हैं, मतलब एकदम पॉइंट पे बिल्कुल जाके रुकती हैं। तो वो चीज़ें हो गई आपकी स्थानिक योग्यता। मतलब किसी पॉइंट पे अगर वो कर रहे हो बिल्कुल, अगर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो वो आपका स्थानिक हो गया। अगला है स्मृति योग्यता। जैसे कोई समस्या आपके पास आई, ठीक है, उसको आपने क्या किया, अपने संज्ञान में लिया, स्मृति में लिया, फिर उसको आपने समझा। स्मृति में अगर आपने लिया तो आप क्या करेंगे, उसको अपने ज्ञान के तरीके से अपने अंदर जो शक्ति है मस्तिष्क में, बुद्धि जो आपकी है, उसका प्रयोग करेंगे, तो वो स्मृति योग्यता हो जाएगी। मतलब उसको अंदर ही रख के आप क्या कर रहे हो, अलग अलग तरीके से सोच पा रहे हो कि कैसे इस समस्या से बाहर निकल सकें, तो वो आपकी स्मृति योग्यता हो गई। ठीक है, चलिए अगला है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान योग्यता। तो ये हो गया आपका कि किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना हो, तो ये होता है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान योग्यता। अगला है तर्क योग्यता, जिसमें आपकी हो जाएंगी किसी विशेष समस्या के समाधान हेतु किसी भी कार्य को करने के लिए तर्क वितर्क करने की क्षमता इस प्रकार के प्राथमिक कार्य के कारण उत्पन्न होती है, इसे हम तर्क योग्यता कहते हैं। अगला आपका हो गया, यहाँ पे आ जाएगा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जिसे फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कहते हैं, क्रिस्टलाइज सिद्धांत भी कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं आरबी कैटिल नाम के व्यक्ति हैं, वो हैं, याद रखेंगे आप इसके प्रतिपादक। इन्होंने बताया कि तरल बुद्धि तर्क पर कार्य करती है एवं ठोस बुद्धि क्या करती है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर कार्य करती है। ठीक है, आरबी कैटिल ने क्या बताया कि एक तरल बुद्धि है, एक ठोस बुद्धि है। जो तरल बुद्धि है वो तर्क पर कार्य करती है, जो ठोस बुद्धि है वो अनुभव और प्रशिक्षण पर कार्य करती है। अगला है पदानुक्रम का सिद्धांत, जिसे हायरार्कियल थियरी कहते हैं। काफ़ी फेमस थियरी है हायरार्कियल थियरी, तो इसको इंग्लिश में आप समझ लीजिएगा। पदानुक्रम जो सिद्धांत है, हिंदी में शायद आपको याद ना हो पाए, लेकिन हायरार्कियल थियरी जब भी पूछा जाएगा, बर्ट और बर्नर नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। इसमें बताया कि वस्तुओं का ऐसा विन्यास है जिसमें वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष या तो ऊपर या नीचे ये क्रम में बिल्कुल रहती हैं या समान रहती हैं, तो मतलब एक क्रम के द्वारा मतलब होती हैं। तो फिर इन्होंने इसमें बताया कि पहले जी फैक्टर जो है आपका, जी फैक्टर ये ऊपर रहेगा, ठीक है। अगला है एस फैक्टर, एस फैक्टर क्या रहेगा, उसके नीचे रहेगा। तो इसमें भी अच्छे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो जो जी फैक्टर में इन्होंने बताया कि इसमें क्या है, चार है। पहला है शाब्दिक, शैक्षिक, यांत्रिक और व्यवहारिक बुद्धि। यानी कि पहले इन्होंने यहाँ पे किया जी फैक्टर, ठीक है, ऊपर हो गया। अब जी फैक्टर के बाद इन्होंने देखा कि इसमें चार चीज़ें आ गई, यहाँ पे आप कॉलम करके जैसे भी लिख सकते हो। तो पहला यहाँ पे शाब्दिक हो गया, ठीक है, वर्बल हो गया, वर्बल। और अगला है शैक्षिक, शैक्षिक यहाँ पे कर देते हैं, शैक्षिक यहाँ पे हो जाएगा एजुकेशनल जो रहता है, ठीक है। अगला फिर यहाँ पे तीसरे नंबर है, इस पॉइंट पे आपका आ जाएगा यांत्रिक यानी मैकेनिकल, जिसे आप कहते हो। फिर यहाँ पे आ जाएगा व्यवहारिक, जिसे आप व्यवहारिक कहते हैं, ठीक है, व्यवहारिक आ जाएगा यहाँ पे चौथे नंबर पे, बिहेवियर वाला। तो ये हो गया आपका, ये चार आ जाएंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे आप तो एस फैक्टर रहेगा, मतलब इन चारों के नीचे आपका एस फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, सबसे नीचे होता है। तो ये हो गया आपका पदानुक्रम का सिद्धांत, यानी जिसे हायरार्कियल थियरी कहते हैं। पहले जी फैक्टर ऊपर, फिर एस फैक्टर सबसे नीचे, और बीच में क्या रहता है, जी फैक्टर के भाग रहते हैं जो आपके हो जाते हैं शाब्दिक, शैक्षिक, यांत्रिक, व्यवहारिक, ठीक है। अगला है प्रतिदर्श का सिद्धांत।
इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं थॉमसन 1916 में इसकी इन्होंने मतलब इसके बारे में बताया, एक्सप्लेन किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अनेक योग्यताएं पाई जाती हैं। वही बातें हैं, एक व्यक्ति कोई भी किसी एक समस्या का अगर समाधान करता है तो उसमें बहुत सारे पहलू उसके जुड़े होते हैं, अनेक प्रकार से सोचता है। तो अब समझ लीजिए कि अनेक योग्यताएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में अनेक योग्यताएं होती हैं। जब वह किसी कार्य का संपादन करता है तो उस कार्य के संपादन में भी सभी योग्यताओं में से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा यानी प्रतिदर्श, जिसे नमूना कहते हैं हम, तो लेकर क्या करता है, उस सब विशेष कार्य के लिए एक नवीन योग्यता बना लेता है। सिंपल शब्दों में आप समझेंगे कि अगर कोई समस्या एकदम से आई आपके सामने, जैसे कोई समस्या आपके पास आ गई, मान लीजिए एक कोई समस्या आपके पास, आपका एग्ज़ाम ही हो गया, नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे ऐसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, जो मतलब ऐसी समस्या ऐसा तो नहीं है पहले मतलब ना आई हो, और भी एग्ज़ाम आप बहुत सारे दिए होंगे, चाहे आप कॉलेज में दिए होंगे, स्कूल में दिए होंगे, या फिर टेस्ट वगैरह देते रहते हैं, वो आपका एक एग्ज़ाम ही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग योग्यताओं में सब क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी योग्यताओं को वो निकाल करके एक नई योग्यता बना लेता है जो उस समस्या का समाधान कर लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एकदम से समस्या है बिल्कुल आप उसका एक अलग लेवल से आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे या वो समस्या का तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं। अब अपनी योग्यताओं में से जो अलग अलग प्रकार की योग्यताएं हैं उनमें से थोड़ी थोड़ी योग्यताएं मिल करके एक नई योग्यता बना लेती हैं, उनका निर्माण कर लेती हैं, और उसी से आपकी समस्या का क्या होता है, समाधान होता है। आप सिंपल शब्दों में समझें कि किसी विशेष कार्य के करने में हम मानसिक योग्यताओं के बड़े समूह में से कुछ योग्यताएं क्या करती हैं, उनको उनके प्रतिनिधित्व के रूप में अलग कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कुछ योग्यताओं को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, इनका परस्पर सहसंबंध सभी स्वतंत्र कारकों के प्रतिनिधित्व मिश्रण के कारण होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि थोड़ी थोड़ी योग्यताएं मिलकर क्या करती हैं, एक नई योग्यता का निर्माण करती हैं, और उसी से आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। आगे हम बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि एक बेहतर नोट्स आप CDP का तैयार कर पाएँ, इसके बाद मैं हिंदी भी पढ़ाऊँगा आपको, और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं करवा दूँगा और प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, ठीक है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स परिवार है इसके आप सदस्य बन जाइए। सब्सक्राइब सिर्फ करना है आपको, बेल आइकन ऑन करना है, और वीडियोस को रेगुलर देखना है और शेयर करना है, इतना आप करिए बस, ठीक है। शेयर नहीं करेंगे तभी चलेगा, सिर्फ रेगुलर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, पक्का आप सिलेक्शन पाओगे अगर अच्छे से आप नोट्स तैयार कर पाओगे, ठीक है। और जब भी बैठे मेरी क्लास में, जब भी मेरी वीडियोस देखें, आप अपने पास एक पेपर और पेन जरूर लेकर के बैठें, हो सके तो आप नोट्स बनाएं, ना हो तो कोई बात नहीं है, आप वहाँ पे शॉर्ट नोट्स एक तैयार कर सकते हैं। बाकी जैसे ही ईबुक अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है तैयार हो जाएगा, मैं आपको सेंड करना शुरू कर दूंगा जैसे जैसे जो भी उसकी क्राइटेरिया रहेगी, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है, इसके प्रतिपादक जो हैं वो हार्वर्ड गार्डनर साहब हैं, और 1983 में इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया। इनकी एक बुक हुई जो काफ़ी फेमस थी, उसका नाम था फ्रेम ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी जो बहुबुद्धि है उसके बारे में बताया कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया किसने, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने, ठीक है। चलिए अगला है इसमें कि शुरुआत में गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। आगे चल के आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, और फिर अभी के टाइम पे इन्होंने जो टोटल बताई है वो 9 प्रकार की जो योग्यताएं होती हैं उसके बारे में बताया इन्होंने। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत है। बहुबुद्धि मतलब कई सारी योग्यताएं, ठीक है। तो शुरुआत में गार्डनर साहब ने क्या किया, 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया।
बाद में नई योग्यताएं, 2 और नई योग्यताओं को जोड़ा, पहले 1 जोड़ा तो 8 हो गया, फिर 1 जोड़ा तो 9 हो गया। तो 9 प्रकार की योग्यताओं के बारे में बताया इन्होंने। इसे ही बुद्धि का, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, पहला आप समझेंगे शाब्दिक या भाषाई बुद्धि, जो हावर्ड गार्डनर साहब हैं, इनके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो अब से पूछेगा, कोई 4-5 दे देगा, 4 दे देगा, उसमें से बोलेगा एक कोई और ऐड कर देगा, अलग से बोलेगा कौन सा हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत नहीं है, या बिल्कुल मैच नहीं करता है, या बिल्कुल अलग है। हो सकता है एक सही दे दे, 4 गलत दे दे, तो उसमें सही ढूंढना हो, या हो सकता है 3 सही दे दे और 1 गलत दे दे, उसमें गलत हटाना हो। तो आपको यहाँ पे समझना है शाब्दिक या भाषाई बुद्धि जिसे हम कहते हैं, यानी वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो लोग लिखते हैं, बोलते हैं, ऐसे समय में शब्दों का क्या करते हैं, अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, करने में अगर सक्षम है तो उनको हम क्या कहेंगे, भाषाई बुद्धि उनमें अधिक है। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, प्राय आप देखेंगे कहानियाँ लिखने में अच्छे होते हैं, या मतलब साहित्यकार अब बनते हैं। ठीक है, ऐसे लोग वकील भी बनते हैं, क्योंकि शब्दों का वहाँ पे उनके जो भाषाई शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कवि बनते हैं और टीचर बनते हैं, आदि चीज़ें जो है उसमें सम्मिलित रहती हैं, मतलब अलग अलग लेवल पे वो लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो उनमें अगर आपसे पूछेगा कि कवि के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो वहाँ पे या तो शाब्दिक बुद्धि लिखा रहेगा या तो भाषाई बुद्धि लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कि कवि के अंदर ये बुद्धि पाई जाती है, टीचर, वकील, साहित्यकार। ठीक है, इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, भाषाई बुद्धि पाई जाती है। अगला है गणितीय या तार्किक बुद्धि जिसे हम कहते हैं, मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस। इसमें दिया रहता है कि जिनकी गणितीय या तार्किक बुद्धि क्या हो, बहुत अच्छी हो, उनको हम कहेंगे। इसमें आ जाएंगे आपके गणितज्ञ या वैज्ञानिक आ जाएंगे। ठीक है, अगला है सांगीतिक बुद्धि। तीसरा वह है सांगीतिक बुद्धि, 9 बताया इन्होंने। तो सांगीतिक बुद्धि है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसे ऐसे लोग इसमें शामिल रहते हैं जिन्हें संगीत का अच्छा खासा ज्ञान हो, यानी स्वरों के बारे में बहुत सारी जानकारी हो। और जैसे में आप देखेंगे संगीतकार हो गए आपके, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे वादक हो गए, और सिंगर में देखेंगे तो सोनू निगम, लता मंगेशकर, इनके पास क्या है, सांगीतिक बुद्धि है। अगला है स्थानीय बुद्धि जिसे स्पेटियल इंटेलिजेंस कहते हैं या स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ऐसे लोग जो किसी व्यक्ति को देखकर हूबहू उनकी क्या करते हैं, तस्वीर बना देते हैं। तो आप समझिए स्थानीय बुद्धि का मतलब क्या हुआ, कि बिल्कुल एक एक स्थान के बारे में बिल्कुल मतलब इतना मतलब नहीं कि बारीकी बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो मतलब उनके अंदर बिल्कुल एकदम क्लियरेशन हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को सपोज जा रहे हैं रास्ते से, अब किसी को देखा और झट से देखा और तुरंत उनको क्या किया, एक पेपर पे उतार दिया, वो हो गया क्या, बिल्कुल स्थान। ऐसे लोग देखेंगे आप चित्रकार बनते हैं, पेंटर, अच्छे जो पेंटर होते हैं वो बनते हैं, बिल्कुल मतलब उनकी पेंटिंग ज़बरदस्त की होती है। और ऐसे लोग क्या बनते हैं, मूर्तिकार बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, क्योंकि इंजीनियर का भी काम आप देखेंगे तो बिल्कुल पर्टिकुलर एकदम पॉइंट पॉइंट पे होता है। जैसा मैंने क्या किया है, मैकेनिकल से मेरी डिग्री है, ठीक है, तो अब मुझे जो पार्टों के बारे में, जो बाइक और 4 व्हीलर के जो मशीनरी पार्ट हैं उनके बारे में जो जानकारी मैकेनिकल इंजीनियर को होगी, शायद सिविल को ना हो, या इलेक्ट्रिकल वाले को थोड़ा ना हो या कम हो। ठीक है, उनको मतलब नहीं रहेगा, हालांकि जो जिसका पार्ट रहता है उसको अच्छे से आता है वो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्टिकुलर एकदम स्पेस की बात, अगर बोर्ड की साइज इतना है, मतलब अगर 4 इंच का है तो 4 इंच रखना है, ऐसा नहीं 4 अगर 1 भी कर देंगे ना तो वो बिल्कुल फिट नहीं होने वाला उसमें, वो क्या हो जाएगा, दिक्कत करेगा फिर। तो इस एकदम स्थान का एकदम होता है वहाँ पे। तो ऐसी बुद्धि को हम क्या कहते हैं, स्थानीय बुद्धि कहते हैं। तो मूर्तिकार बनते हैं ऐसे लोग, चित्रकार बनते हैं और इंजीनियर बनते हैं। आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा किस प्रकार, ये देख लीजिए। तो मूर्तिकार के अंदर मतलब कौन सी बुद्धि पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि, या फिर आपके हो गई आंकिक बुद्धि जो है वहाँ पे, या फिर गणितीय बुद्धि हो जाएगी, या मतलब ऐसे करके आपके अलग अलग जो बुद्धिज हैं वो मतलब वहाँ पे दे देगा। तो आपको चुनना पड़ेगा वहाँ पे स्थानीय बुद्धि। ठीक है, चलिए
अगला पांचवा है शारीरिक या गतिक बुद्धि, जिसे हम कहते हैं बॉडली काइनेटिक इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जिनका क्या हो, नियंत्रण शारीरिक क्रिया में अच्छा हो। ऐसे लोग क्या देखेंगे आप, धावक, मतलब अपने शारीरिक का, अपने शरीर का नियंत्रण अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्रेनर भी होता है तो वो भी अच्छा, जिम ट्रेनर वगैरह, तो वहाँ पे भी मतलब अच्छी खासी चीज़ें होती हैं कि बिल्कुल मतलब, और सर्जन हो गए, डॉक्टर, वो एकदम पॉइंट पे बिल्कुल देखेंगे आप, बिल्कुल अगर सर्जन थोड़ी सी गलती कर दे तो आदमी ही चला जाए। तो खैर यहाँ पे आप समझेंगे पॉजिटिव पॉइंट, निगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है। तो एक सर्जन के अंदर क्या होता है कि मतलब एक पॉइंट, आप उनके जो हाथों का कंट्रोल होता है या फिर जो भी माइंड का कंट्रोल होता है बिल्कुल मतलब अच्छा रहता है, मतलब बहुत अच्छे रहते हैं वो लोग। इसके बाद धावक, जो आपके दौड़ने वाले भाई लोग रहते हैं, उनमें देखेंगे एथलीट हो गए, आपके तैराक हो गए, पायलट हो गए, डांसर हो गए, मतलब इनके अंदर क्या होता है, शारीरिक बुद्धि होता है। इनसे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला छठवां आपका है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जिसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ऐसे लोग जिनमें दूसरों की भावनाओं को समझने का गुण हो, जैसे डॉक्टर ने आपको देखा, आपकी समस्या सुनी और वो आपकी भावनाओं को समझ के बैठे। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, व्यवसायी बनते हैं, बिजनेसमैन जिसे आप कहते हो, या नेता बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, डॉक्टर आपने समझ लिया, ठीक है, डॉक्टर ने सुनी समस्या, उनकी भावनाओं को समझा और दवा दे दिया, वो आदमी ठीक भी हो गया। ठीक है, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनके अंदर पाई गई। अगला है व्यवसायी। एक व्यवसायी मतलब देखेंगे, एक दुकानदार रहेगा, आप कोई सामान लेने गए, वो सामान अगर आपको पसंद ना आए तो वो क्या करेगा, दूसरी सामान अपनी बेचने की कोशिश करेगा, और वो आपसे यही कहेगा कि भाई ये मेरे कहने से ले जाओ, ये बिल्कुल अच्छी है, भले ही अच्छी ना हो, कहेगा मेरे कहने से ले जाओ और इसको एक बार ट्राई जरूर करो। आप क्या करते हो, उस सामान को ले जाते हो उसके मतलब कहने से सिर्फ, तो वो उसके अंदर क्या होता है कि व्यवसायी, उसके अंदर इस तरह की बुद्धि है कि वो क्या करता है, व्यवसाय करता है, मतलब बहुत चालाक है वो। ठीक है, और यहाँ पे अगला है नेता। नेता लोग भी बहुत सारे वादे करते हैं, तो खैर आप समझ सकते हैं। अगला है अंतरावैयक्तिक बुद्धि, जिसे हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावात्मक स्थिति, मतलब यहाँ स्वयं खुद से समझ पा रहा है क्या सही है क्या गलत है, मैं दुनिया में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, साधु महात्मा सन्यासी बनते हैं, जो मतलब खुद के अंदर अपनी प्रेरणा से क्या हो, जागृत हों, या मतलब समझ पाए, अवगत हो पाए अपनी प्रेरणा से। ठीक है, एक होता है प्रकृतिवादी। आठवां जो है प्रकृतिवादी है, जिसमें प्रकृति के बारे में, भूगर्भ हो या मिट्टी हो या फिर पेड़ पौधे हो, इस तरह की जानकारियां हो, तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, प्रकृतिवादी होते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि उनके अंदर होती है। और जैव वैज्ञानिक इस प्रकार के लोग बनते हैं। किसान भी बनते हैं, जो किसान होते हैं उनके अंदर क्या है, प्रकृतिवादी, फसलों के अंदर मतलब खेत में कितना फसल डालना है, कितने बीज डालने हैं, और कैसे उसकी सिंचाई वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, कितनी खाद या फिर दवा का छिड़काव या कुछ भी कोई भी चीज़ हो, मतलब कितनी मात्रा में करनी चाहिए, उनको पता रहता है अच्छे से। ठीक है, तो ये आपके किसान बन गए। भूगर्भ वैज्ञानिक, उनके अंदर भी प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ रहता है। ठीक है, मतलब कब क्या होने वाला है उनके अंदर भी जानकारी होती है। तो ये हो गया उनको प्रकृतिवादी, इस तरह की चीज़ें उनमें आ जाएंगी। अगला अस्तित्ववादी, जो एग्जिस्टेंस होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसे प्रश्न खुद से करें कि मैं ये दुनिया में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, या फिर मतलब बिल्कुल अस्तित्ववादी जो होते हैं, मतलब बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ऐसे लोग क्या बनते हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए दार्शनिक बनते हैं, जैसे प्लेटो साहब का आपने नाम सुना, और चिंतक बनते हैं। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब हम बात करते हैं त्रिपाचीय सिद्धांत, जो आपका 11वां है। इसके प्रतिपादक स्टर्नबर्ग हैं, और इसे सूचना का संसाधन सिद्धांत भी कैसे कहते हैं। ठीक है, सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है, स्टर्नबर्ग। इसे त्रिपाचीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें 3 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई, विश्लेषणात्मक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि, और अगला है व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, ये हो गया आपका 3 इसमें बुद्धि बताया इन्होंने। अब हम बात करते हैं बुद्धि के
सिद्धांत और उसके प्रतिपादक, जो अभी मैंने आपको सारे सिद्धांत बताए, जो कल बताए आज बताए हैं, सारे को मैं एक लाइन में कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इससे भी प्रश्न आपका बनता है, तो इसको शॉर्ट्स में जरूर नोट करके रखना आप लोग। तो एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया, यानी इसके प्रवर्तक जो हैं वो हैं जॉनसन नाम के एक व्यक्ति थे, इसके प्रवर्तक थे, मतलब इसके बारे में इन्होंने बताया। लेकिन इसका जो प्रतिपादन है वो अल्फ्रेड बिने ने किया अपने सहयोगी टर्मन की मदद से। दूसरा है बुद्धि का दो कारक सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है। और त्रिकारक सिद्धांत इसके बाद दिया था किसने, स्पीयरमैन ने, मतलब जी फैक्टर एस फैक्टर के अलावा उन्होंने एक समूह को जोड़ दिया, ग्रुप को जोड़ दिया, तो वो आपका त्रिकारक बन जाएगा। तो उसका भी प्रतिपादन किसने किया, स्पीयरमैन ने किया। बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक साहब ने किया। त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड हैं। समूह कारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन है। पदानुक्रम सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है, बर्नर एवं बर्नर, ये हो गए आपके। अगला है प्रतिदर्श सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थॉमसन है। फिर यहाँ पे है बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर साहब हैं। तो ये हो गया आपके सारे थ्योरीज। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो बुद्धि लब्धि का जो जनक है, बुद्धि लब्धि, सबसे पहले देखिए वर्ड पे आप ध्यान देना, नहीं तो आप गलत करके आओगे पेपर में, क्योंकि बुद्धि लब्धि का अगर जनक माना जाए तो वो स्टर्न है, ठीक है, स्टर्नबर्ग हो जाएंगे। और इन्होंने बुद्धि का जो बुद्धि लब्धि निकालने का एक फार्मूला बताया, वो है मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु, ठीक है, अपान वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु। किसने बताया बुद्धि निकालने के बारे में, इनके अनुसार, स्टर्नर के अनुसार। लेकिन बुद्धि मापन के लिए टर्मन जो है वो संशोधित एक फार्मूला देते हैं, जिसे इंटेलिजेंस क्यूटेंट कहते हैं, और इसका मतलब होता है आईक्यू फार्मूला। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बुद्धि के मापन के लिए टर्मन को माना जाता है इसका जनक, ठीक है। तो इन्होंने इसमें संशोधित कर दिया, मतलब बुद्धि लब्धि में जहाँ इन्होंने बताया था, स्टर्नबर्ग ने बताया था कि बुद्धि लब्धि क्या होती है, मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु होती है, इस नाम करेंगे निकल जाएगा। लेकिन जब आपके टर्मन आए तो इन्होंने संशोधन किया, तो इसमें गुणा 100 कर दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे 100 का गुणा कर दिया, फिर जाके इन्होंने एक कंप्लीट फार्मूला दिया। इसलिए इनको जाना जाता है बुद्धि लब्धि के मापन के लिए इन्हें टर्मन को जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसको याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों अपान करके तो दे दिया, होता क्या है, तो इसको समझेंगे आप कि मानसिक आयु क्या होता है। इससे प्रश्न भी आता है आपके एग्जाम में, फिर आप गलत करके आओगे अगर यहाँ नहीं समझते हो। तो किसी बालक का बौद्धिक विकास उसके समान, ठीक है, आयु वाले बालकों की तुलना में कितना है, इसे मानसिक आयु कहते हैं। इसे MA से प्रदर्शित करते हैं, यानी मेंटल एज हो गया आपका, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखेंगे कोई एक बच्चा है, ठीक है, अगर वो जन्म से 10 वर्ष तक का है अभी, मतलब मेरी एज जो है अगर 26 है, ठीक है, तो मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, अगर मेरी एज 26 है, तो जब से मैं पैदा हुआ अभी तक अगर मैं 26 साल का आज तक हूँ, तो क्या होगा, मेरी जो बुद्धि होगी, ऐसी जो मतलब आयु होगी, वो उसे हम क्या कहेंगे, मानसिक आयु कहेंगे। अगर मैं देखिए यहाँ पे अगर 26 साल का हूँ, ठीक है, और मेरी बुद्धि 30 वर्ष के व्यक्ति जितनी काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा काम कर रही है, तो अब मेरी क्या होगी, वास्तविक आयु क्या होगी, वास्तविक, अब देखेंगे 26 साल एज हो गया, और यहाँ पे देखेंगे मानसिक यानी सोचने की आयु जो हो जाएगी यहाँ पे 30 हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हम चलिए समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। तो किसी बालक का बौद्धिक विकास उसके समान आयु वाले बालकों की तुलना में कितना है, इसे मानसिक आयु कहते हैं। वास्तविक आयु, इसे कालानुक्रम आयु भी कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, CA इसको लिखते हैं नीचे, MA/CA, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल आपका एज हो गया ये वास्तविक आयु। तो किसी बालक की आयु जन्म से तब तक कितनी है, उसे वास्तविक उम्र कहते हैं, वास्तविक आयु कहते हैं। मैंने आपको बताया कि 26 साल का मैं हूँ जन्म से, तो अभी जो
ये एज हो गई मेरी, तो इतने में जो मेरी आयु है वो क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। अगर मैं 30 साल के बारे में सोच पा रहा हूँ, 30 साल तक मैं सोच पा रहा हूँ, तो वो मेरी मानसिक स्थिति होगी, मतलब मानसिक मेरा इतना सोच पा रहा है, मेरा मस्तिष्क जो है 30 तक सोच पा रहा है, तो वो मेरी मानसिक आयु हो जाएगी। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया है कि यदि कोई बालक जो है 15 वर्ष का है तो उसकी वास्तविक उम्र भी 15 वर्ष होगी, ठीक है। लेकिन जब मेंटल एज की बात करेंगे तो अगर वो ज़्यादा सोच पा रहा है, प्रश्न है यहाँ पे कि एक बच्चे की मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 16 वर्ष। बुद्धि लब्धि कितनी है, बुद्धि लब्धि हमको ज्ञात करना है यहाँ पे। और इसका जो वास्तविक एज है वो 10 साल है, और यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देंगे और बराबर आपका IQ निकल जाएगा। तो अगर 10 से यहाँ पे करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें गुणा हो जाएगा तो 160 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका 160 यहाँ पे हो गया कि बच्चे का IQ जो है 160 हो जाएगा। अब यहाँ पे बुद्धि लब्धि को समझेंगे हम कि अगर एक बच्चे का बुद्धि लब्धि अगर 140 या इससे ऊपर है तो उसको हम प्रतिभाशाली बोलेंगे, ठीक है, प्रतिभाशाली बुद्धि। और 120 से 139 है तो वो क्या है, श्रेष्ठ बुद्धि है। 110 से 119 के बीच में है तो सामान्य बुद्धि से क्या है, ऊपर है, ऐसा बोलेंगे। और यदि 90 से 109 के बीच में हो तो उसको हम सामान्य बुद्धि कहेंगे। 80 से 89 वाले को मंद बुद्धि कहेंगे। 70 से 79 के बीच में अगर IQ है तो उसको हम क्षीण बुद्धि कहेंगे, या फिर 69 से नीचे है तो उसको हम निश्चित क्षीण बुद्धि कहेंगे। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े यहाँ पे, ठीक है। आपको लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें मिल जाएगा आपको। और बाकी चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि CTET की तैयारी के लिए बेस्ट है आपके लिए। आप फ्री में यहाँ पे और A to Z कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको एक भी पॉइंट मैं छोड़ के पढ़ाया हूँ, सारे पॉइंट आपके कवर्स हुए हैं और टॉपिक वाइज हुए हैं, ताकि आप नोट्स भी बनाओ तो एक बेहतर नोट्स बना पाओ। इसके अलावा मैं E-बुक भी आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा, थोड़ा सा एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक भी आ जाए तो अच्छा भी रहेगा, मन भी लगेगा आपका। और इसमें क्या है, फ्री में आप पढ़ाई कर सकते हैं। और PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे www.allindiafreetest.com पे विजिट कर सकते हैं। लेकिन चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इतना करना है आपको, ठीक है। वीडियो को शेयर करें ना करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी आपका फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।